नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब पे। फ्रेंड्स, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमारी पहले वीडियो में हम लोगों ने 2023 से शुरुआत की थी। उसमें हम लोगों ने 1 से 25 तक क्वेश्चन किए थे और आपको मैंने अप्रोच बताई थी जो मैंने मेन अपने यूपीएससी के एग्जाम में मैंने फॉलो की थी। तो आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ मैंने बात की थी कि आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स जो होंगे वो इजीली 110 के आसपास इजीली पहुंच सकते हैं। ये मेरी मार्कशीट है। शुरू करते हैं। 1 से 25 तक हम लोगों ने कर रखा था लास्ट वीडियो में। आज 26 से आगे करते हैं। 26 क्वेश्चन है और हाँ, ये सेट ए का क्वेश्चन है। सेट ए का हम लोग कर रहे हैं, तो ये इसका 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत के संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? जरा इसको पढ़िएगा आप लोग। लघु कृषक बड़े खेत, नाम से कुछ लग रहा है कि छोटे छोटे किसान हैं और आपस में मिलके एक बड़ा जोत बना ले रहे हैं। ठीक है, भारत के जैसे एग्रीकल्चर में अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो कृषि में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमारे यहाँ जो एवरेज जो भू जोत धारिता है ना, लैंड होती है, वो कितनी होती है? 1.08 हेक्टेयर। ये तो काफी कम है ना। तो उसको सुझाव के रूप में क्या बोला जाता है कि आप छोटे छोटे जो किसान हैं वो आपस में एक ग्रुप बना लेंगे, तो उनकी जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसके बाद वो क्या कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है ना, उसका इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये तो इसका सेंस समझ में आ गया पढ़ के कि लघु कृषक और बड़े खेत क्या मतलब था। तो इसमें से देखते हैं ना, इसमें कौन सा था। तो इसमें ये जो सेकेंड वाला है ना, इसको पढ़िए। क्या इसकी लैंग्वेज क्या है? किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। सो लैंग्वेज यही मैच कर रही है ना इससे। तो इसका आंसर था डी। इजी था, बस पढ़ना था कि हाँ, इसका सेंस समझ के उसके बाद हम करते हैं ना, तो फिर ये इजीली हो जाता था। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला। ये तो था कि अगर आपको पता होता तो ठीक है, अगर नहीं पता होता था तो क्या आप एलिमिनेशन से पहुंच सकते थे? तो जरा इन सब की लैंग्वेज देखते हैं। बाकी जो तीन स्टेटमेंट है उनकी लैंग्वेज देखिए। पहला लिखा हुआ है कि युद्ध के कारण अपने देश के बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती युक्त जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, इसकी पुनर्स्थापना करना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि युद्ध के कारण, ठीक है। सिंपल सा नाम था, एग्रीकल्चर का था ना। ये जब हम लोग पढ़ते हैं ना वो सहकारी कृषि, तो उसमें एक ये आता है। ठीक है, तो ईजी था, काफी इजी था इनफैक्ट। दूसरा वाला भी इसी से नाम से आप बी और सी में कंफ्यूज कर सकते थे, क्योंकि बी और सी जो है ना वो दोनों थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज सेम सेम है, लेकिन इनमें दोनों में से बी क्यों होता है ये देख लीजिए। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा करके, ये वाला अगर आप एक साल से मतलब 1-2 साल से अगर करंट अफेयर्स कर रहे होगे ना, तो उसमें एक और ये आता है इसके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, तो वो इससे बिल्कुल अलग चीज होगी। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करते हैं ना, कि जो किसान होते हैं वो किसी जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है उनके साथ वो समझौता करते हैं कि उनकी उपज वो टाइमली खरीद लेंगे। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है। ठीक है, तो इसका इजी आंसर था ये बी हो जाता है इसका आंसर। तो ये इजी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है हमारा, भारत सरकार जो है काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले देखते हैं इसकी थीम क्या है। ये थीम जो है ना एक्चुअली रिपीट हुई है। मैंने आपसे बात की थी ना कि यूपीएससी जो होती है अक्सर क्या करती है, थीम रिपीट करती है। आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन जो देखोगे ना, तो वो एमएसपी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी में तो इसने भी पूछा ना कि निम्न से किन किन फसलों पे एमएसपी दी जाती है। तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती थी कि जब हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं तो उसमें एमएसपी में कितनी 22 या 23 फसलें होती है ना, 22+1, वो गन्ना को इंक्लूड करके है। तो 22 फसलों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसमें इनका क्या क्या है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसी पे क्वेश्चन था, मतलब R&D आपने किया होता ना तो ये इजिली हो जाता, मैंने किया था। सो इसका पहला आंसर क्या है कि भारत सरकार जो है वो काले तिल पे एमएसपी देती है क्या? यस, देती है। दूसरा, काले तिल की जो खेती होती है वो खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। तीसरा क्या है, भारत के जो कुछ जनजाति लोग होते हैं वो काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, देखो ये आपके बुक में नहीं होता है एज इट इज।
ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज देखिए ना, बहुत फोर्स दे के तो नहीं कह रहा है। क्या बोल रहा है, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, कुछ, ठीक है, इतने ट्राइब्स है ना, कुछ ना कुछ तो उसमें करते ही होंगे। तो ये इजी था, काफी मॉडरेट साउंड कर रहा था। तो जो हमारी गेसिंग वाली जो बताया था ना कि मॉडरेट साउंड करे तो वो सही होता है, तो उसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना, एमएसपी था, इजी था। अगला, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए, ठीक है। उपयुक्त में से जो कितने हैं वो अमूर्त निवेश माने जाते हैं, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वस्तुएं जो होती हैं ना, दो प्रकार की होती हैं। एक क्या होती हैं, मूर्त होती हैं, और दूसरी क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं, ठीक है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिनका जो है ना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। और हाँ, और मूर्त का मतलब जिनको फील कर सकते हैं। तो बस बाय नेम जाना था, ठीक है, ये तो बहुत इजी था। बाय नेम अगर पढ़ के देखते ना तो हो जाता। क्या लिखा हुआ है, जो ब्रांड पहचान होती है, आप इसको टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो ये आपका इंटेंजिबल है। माल सूची, सूची या नहीं था, सिर्फ इन्वेंट्री होता। तो जो माल होता है ना, उसको तो आपके स्टॉक में क्या क्या इन्वेंट्री रखी हुई है वो तो फिजिकल फॉर्म में होगी, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ना ये तो मूर्त आइटम हो गया। तीसरा, जो आईपीआर होता है, आईपीआर तो राइट मिलता है ना, ये तो एक अधिकार है, तो वो तो अमूर्त है। चौथा क्या बोला है, ग्राहकों की डाक सूची, जो मेलिंग लिस्ट है ना, वो भी क्या है, अमूर्त ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अमूर्त है। तो इन तीनों में से क्या है, सिर्फ ये जो इन्वेंट्री थी ना, वो आपकी टेंजिबल थी, बाकी तीनों की तीनों क्या है, इनटेंजिबल है। तो हमारा पूछा क्या, अमूर्त निवेश इसमें से क्या है, तो एक ब्रांड पहचान हो गई, बौद्धिक सभ्यता हो गया, और ग्राहकों की डाक सूची होगी। तो इसमें से कितने आंसर हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इजी था ना, जस्ट बाय नेम जाना था कि इसमें से अमूर्त कौन सा है, हो जाता। तो इजी क्वेश्चन था। चौथा, ये भी आपका ना करंट अफेयर प्लस थोड़ा सा स्टैटिक था, ठीक है। क्या है इसमें, जो 15वां वित्त आयोग था, ठीक है ना, 15वां वित्त आयोग था, उसने क्या क्या निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया था, ठीक है। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स रिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द एबव क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया को फॉलो किया था, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ था, एक्चुअली न्यूज में क्यों था, जब हमारा 2021 का सेंसस होने वाला था ना, थोड़ा सा लेट हुआ था, 2022 के आसपास होने वाला था, तो उस समय ये न्यूज में चल रहा था कि ये जो जननांकी निष्पादन है ना, इसको कितना वेटेज दिया जाए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे जो सदर्न स्टेट हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या कम करने में काफी योगदान दिया है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन काफी कम हुई है। और जो नदर्न स्टेट है ना, उनकी पॉपुलेशन अभी काफी ज्यादा है। और जो वित्त आयोग है ना, उसके जो क्राइटेरिया है, उसमें से एक है कि वो पैसे का जो हस्तांतरण करता है ना, वो जनसंख्या के हिसाब से करता है। तो अगर सोचिए, सिर्फ अगर जनसंख्या के बेसिस पे करता, तो जो नदर्न स्टेट है ना, उनको तो ज्यादा पैसा मिलता। तो जो ये सदर्न स्टेट आपके हैं, साउथ वाले स्टेट है ना, उनको तो दिक्कत होती है ना, तो उनको अपीज करने के लिए ये भी ऐड किया गया था। इसको आई थिंक 12% के करीब वेटेज दिया गया था कि उनका जो डेमोग्राफिक प्रदर्शन है ना, जनसंख्या को कम करने में उन्होंने कितना योगदान दिया है। तो वो उस समय न्यूज में था, और जब ये न्यूज में आता था ना, तो उसके जो सारे के सारे क्राइटेरिया थे ना, वो न्यूज में आते थे, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा था, ये जनसंख्या की निष्पादन पक्का था, ठीक है, वन और पारिस्थितिकी था, ये कर और राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिजिकल इफर्ट्स, ये भी था, ठीक है। बस आपके ये दो नहीं थे, शासन में सुधार और स्थिर सरकार, ठीक है, ये तो था कि अगर तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, किसमें रूप में प्रयुक्त किया था, तो 2, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। ये तो था उसके लिए ना जो पढ़ के गया था, ठीक है। और ये करंट अफेयर में था, आपको होना चाहिए था। जो मैंने बोला था ना कि अगर आप पूरे साल का किसी अच्छे सोर्स से फॉलो करते हो, तो लगभग सबने कवर किया था, ओनली आईएएस, विजन, रॉज, सारे ने कवर किया था। तो ये तो उस हिसाब से तो होना चाहिए था, ठीक है। अगर एलिमिनेशन पे जाते हैं, तो मान लीजिए अगर आप तो छूट गया है, और अगर आप एलिमिनेशन से जाते तो हो पाता था क्या, जरा देखिएगा। हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा होगा ना, कि वो क्या करते हैं, जो टैक्स होता है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
डिवोल्यूशन करते हैं कि मतलब उसको सेंटर कितना रखेगा और बाकी जितने स्टेट हैं वो कितने रखेंगे, और इस स्टेट को कितना मिलेगा, इस स्टेट को कितना मिलेगा, इस स्टेट को मिलेगा। ठीक है, तो इन क्राइटेरियाज में से देखिए कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि जिसको आप हटा सकते हो, जो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे सोचते हैं ना कि मान लीजिए आपने पढ़ा ना हो, फिर भी ये क्या बोला, ये वाला लॉजिक दिखेगा कि स्थिर सरकार है कि नहीं है। आप इसको कैसे परिभाषित करोगे कि स्थिर सरकार है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिस तो मैं हटा देता। ठीक है, कि ये नहीं होगा। ठीक है, शासन में सुधार, ये भी बड़ा ब्रॉड टॉपिक है ना, ये भी नहीं होता। ठीक है, ये एलिमिनेशन था कि अगर ऐसे आप थोड़ा हटा सकते थे। बाकी ना ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि करंट अफेयर में था, थोड़ा स्टैटिक टॉपिक भी है, और हमें पता है ना कि अभी करंट में था 15, और हाँ अभी जो है ना वो 16 फाइनेंस कमीशन 2026 ऑनवर्ड चलेगा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में हुआ है, तो आप जरा देख लीजिएगा इसको फिर से। ठीक है, क्योंकि ये करंट में है और आने वाले 2024 में पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जो करंट रहता है ना उसको फिर वो स्टैटिक से लिंक करके पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। आपका पहला, दूसरा और जो पांचवा था उसको कंसीडर किया था, वो क्राइटेरिया था। ठीक है, तो आई थिंक इजी क्वेश्चन था ना। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, एक्चुअली सुना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको अटेम्प्ट किया था और हो गया था। वही गेसिंग का काम था, तो इसको मैंने गेस किया था। जरा नाम इसको पढ़िएगा ना, ये वाला। On how many of the above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation Initiative focus for its investment? जरा ये नाम पढ़िएगा, Sustainable Investment। ठीक है, Sustainable का मतलब समझते हैं ना। ठीक है, इनमें से देखिए फिर वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कौन कौन सा होगा। जस्ट मैंने यही वर्ड पकड़ा था, वहां पे सस्टेनेबल पकड़ा था कि सतत कौन सा है, और उसके बाद मैंने गेस किया था। ब्लाइंडली तो नहीं था, थोड़ा वाइजली गेस कह सकते हैं, गेस किया था। ठीक है, जरा देखिए इसकी लैंग्वेज पढ़िए ना, आपको तुरंत लग जाएगा सस्टेनेबल इनमें से कौन कौन सा, 4 में से कौन सा लग रहा है। पहला क्या है, किफायती आवास। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल लग रहा है। दूसरा, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन। ठीक है, रैपिड ट्रांसपोर्ट। आपको वो बुलेट ट्रेन जो है वो सतत इन्वेस्टमेंट है क्या, बेसिक नीड तो नहीं है ना, तो मैंने इसको एलिमिनेट किया था कि ये तो पक्का नहीं होगा। बाकी जो हेल्थ केयर है, आपकी स्वास्थ्य देखभाल है, फिर पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये तो सतत इन्वेस्टमेंट है ना, सतत निवेश है। तो मैंने लिया था क्या, 1, 3 और 4, 3 आंसर, सॉरी 3। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 3, और ये सही था। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेशन पे था, गेस करना था, इजी था। वहां पे मैंने गेस किया था, यहाँ पे आके अच्छा मिलता, मार्क्स 2 मार्क्स मिल गए थे, इजी था ना। अगला, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। इन सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। ठीक है, आर्टिकल 21 की लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, ये बेसिक एनसीईआरटी से था। वैसे आप जब हम लोग पॉलिटी का पढ़ते हैं ना, तो उसमें आर्टिकल 21 पढ़ते हैं कि किसी को भी अगर वंचित करना है ना उसकी लाइफ से, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, या प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया, और या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये वाला होना चाहिए। तो ठीक है, तो थोड़ा इसमें ना पता है उसमें कंफ्यूजिंग था, इवन अभी भी कंफ्यूजिंग है। कुछ कोचिंग वाले जो है ना वो अलग मान रहे हैं, कुछ अलग मान रहे हैं। तो लेकिन देखिए इधर क्या, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों जो है ना वो तो आर्टिकल 21 की लैंग्वेज में आती है। तो दोनों तो मतलब इसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक ब्रिटिश वाला कॉन्सेप्ट है, एक अमेरिकन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है। अगला, जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है ना, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये काफी ब्रॉड टॉपिक था, तो वहां पे मैंने छोड़ दिया था कि यार ये तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब जो है नेचुरल जस्टिस तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस है ना अपने आप में काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हो कह सकता था, मैंने वहां क्या लगाया था, मैंने लगाया था फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कहीं कहीं पे भी डिफर कर रहा है, वहां पे अब एग्जैक्टली यूपीएससी क्या मानती है वो देखा जाएगा। तो बट मैंने क्या लिया था, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, जब हम लोग वो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं ना, तो एक जरा देखिएगा आप लोग, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट की बात करती है। इसमें क्या बोलता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, एक ब्रिटिश संकल्पना है, एक और अमेरिकन संकल्पना है ना, इनके दोनों बीच के डिफरेंस है ना, थोड़ा सा वो टफ पड़ता है ना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग ना ये आगे के लिए क्या कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो ना कि आर्टिकल 14 के जो ये 2 टर्म आते हैं ना, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान
संरक्षण, ठीक है। तो आप इसमें अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, उसको जरा देख लीजिएगा। बाकी ये वाला जो है ना, ये भी वाला विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि मे भी आगे हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो मैंने तो इसका लगाया था कि विधि द्वारा सॉरी ये लगाया था विधि का उचित अनुप्रयोग, ठीक है। कहीं सही हो रहा था, कहीं गलत हो रहा। देखिए यूपीएससी क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 32, कथन 1 कथन 2। कथन 1 इसका क्या बोल रहा है कि जो भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेल का जो अनुरक्षण है वो राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। इन इंडिया जो प्रिजन्स होती है ना आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। ये जरा ध्यान देखिए, जो प्रिजन होती है ना उसका जो मैनेजमेंट कौन करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये करती हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। इसका जो पहला वाला स्टेटमेंट था ना वो तो बेसिक था आपकी, वो उससे था, लक्ष्मीकांत से कह सकते हो, क्योंकि हम लोग जो शक्तियों का बंटवारा पढ़ते हैं ना तो वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और 7वीं अनुसूची की जो राज्य वाली सूची है ना, दूसरी वाली सूची, उसमें जो प्रिजन्स है ना, जो पुलिस है, ठीक है, जो प्रिजन्स है, जेलें है ना, वो किसके अधिकारिता में आती हैं, वो राज्य सरकार की अधिकारिता में आती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही था। दूसरा, भारत में जेल का जो नियंत्रण है, इन इंडिया prisons are governed by the Prison Act 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government। जो ऊपर वाली बात थी ना उसी को बोल रहा है, ठीक है। वहां मुझे एग्जैक्टली इस एक्ट के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन ना पहले वाले को ही तो बोल रहा था कि जो राज्य सरकार सॉरी जो जेल का प्रावधान है ना, जो प्रिजन्स है वो इस एक्ट के माध्यम से जो प्रांतीय सरकारें हैं उनके अधिकारिता में रखी गई हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि हाँ इसी को एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये सही था, ठीक है। तो जो कथन 2 है ना वो कथन 1 की व्याख्या कर रहा था, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जो दूसरा वाला कथन है वो पहले वाले कथन की व्याख्या कर रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर था ए। इजी था थोड़ा सा। Which one of the following statement best reflect the chief purpose of constitution of a country? किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप में कौन सा प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। ये थीम रिपीट हुई है, तो मैं बोलता हूँ ना कि थीम रिपीट होती है, ये थीम रिपीट हुई थी। आई थिंक 19 या 20 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि संवैधानिक सरकार से आपका आशय क्या होता है। और पता है इस थीम पे ना हर साल क्वेश्चन आ रहा है लगभग, जो आई थिंक जो हम लोग पहला वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना पॉलिटी का, सारे के सारे लगभग उसी से आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन तो पर ईयर इसी से बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, संविधान से मुख्य प्रयोजन क्या होता है, जरा पढ़िएगा। तो यह आवश्यक विधियों के निर्माण का उद्देश्य का निर्धारण करता है, लग नहीं रहा था, एक्चुअली इसका पता होना चाहिए था, ठीक है, सीधा पता था। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ठीक है। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा इसका आंसर था इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका इजी आंसर था PYQ था, PYQ थीम रिपीट हुई थी, होना चाहिए था, इजी था। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये PYQ है, थीम रिपीट हुई है, जैसा कि ये वाला। इसका आंसर होगा पहला संविधान संशोधन, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2019 में या फिर 2020 में क्वेश्चन पूछा था ना कि जो 9वीं अनुसूची का प्रावधान है, जो 9th शेड्यूल का प्रावधान है, वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आया था, शायद ऐसे कुछ पूछा था। तो हम लोग उसका आंसर था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और हम लोग जानते भी हैं कि जो पहला संविधान संशोधन है ना 1951, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। और किया क्यों गया था, ताकि जो जमींदारी उन्मूलन कानून है ना, जो भूमि सुधार कानून है, उसको न्यायिक पुनर्विलोपन से, जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, जब पहले संविधान संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया था। तो बेसिक था क्वेश्चन, ये बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था, होना चाहिए था, और PYQ रिपीट हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन, ठीक है। इससे हम लोग आगे क्या समझ सकते हैं, मान लीजिए इसका आंसर आ गया है, ठीक है। ये देखिए
42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये आगे के लिए है ना कि जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या बनती है कि उनके बारे में थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज कर लें। ठीक है, आज इस पे पूछा है, कल किसी न किसी पे पूछ लेगा, और हर साल पूछता है। ठीक है, तो ये आप, इसका आंसर ये हो गया, प्लस ये आगे के लिए कुछ टेक अवे है कि आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये भी है पॉलिटी का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था इनफैक्ट। करंट अफेयर भी कह सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पे ये है ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, पहले ये था आपका स्टैट्यूटरी बॉडी थी, सांविधिक निकाय था, बाद में इसको क्या गया था 18 या फिर 19 में। ठीक है, कौन सा था 102वां 102nd संविधान संशोधन हुआ था ना, संविधान संशोधन आई थिंक 19 में था। ठीक है, इसके माध्यम से आर्टिकल 338 बी, ठीक है, इस जो ये वाला निकाय है ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको हम लोगों ने कौन सी बॉडी बना दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई थी, संवैधानिक निकाय बना दिया गया। ठीक है ना, तो इसमें से पूछा यही है ना कि इसमें से निम्न में से जो कितने हैं वो संवैधानिक निकाय हैं। बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन था। हमें पता है कि हाँ ये वाला जो है वो इसका आर्टिकल में कुछ मेंशन है, संवैधानिक निकाय है, बाकी किसी का भी वर्णन नहीं है। ये आपका जो है वो बाई लॉ है, एक स्टैट्यूटरी लॉ है। राष्ट्रीय विधि आयोग, इसका तो किसी एक के माध्यम से ही नहीं होता है। और राष्ट्रीय जो उपभोक्ता विवाद निवारण वो है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये तो ये तीनों जो है ना, इनका संविधान में कहीं वर्णन नहीं मिलता है। सिर्फ ये जो एक ये वाला जो था ना, पहले ये भी था सांविधिक निकाय था, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी वो बॉडी थी, बाद में इसको फिर संविधान संशोधन किया गया, और फिर इसके बाद ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा है, कितने संवैधानिक न्याय है, तो सिर्फ और सिर्फ एक। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब कर सकता था कोई भी बच्चा जो प्रिपरेशन में है ना, वो आराम से कर सकता था। इसके साथ ही आगे के लिए हम क्या देख सकते हैं, जैसे अब जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो कुछ बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं कि कौन जो है वो संवैधानिक निकाय है, कौन जो है सांविधिक निकाय है, कौन जो है गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो इन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या बनती है, इनमें जो होती हैं एक बार उनको देख लें, इनमें जो होती हैं उनको देख लें। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लो हैंगिंग फ्रूट जिसकी हम बात करते हैं ना, ऐसे ही होते हैं कि इनमें गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जो गेस वाला है वो ठीक है, ट्राई करना, उसमें गलत हो सकता है तो हो जाए। ठीक है, इजी था ना। यप, ये भी आपका पॉलिटी बेसिक। एक्चुअली क्या होता है ना भैया, जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी आते हैं। सिर्फ एक आपकी वो बुक है लक्ष्मीकांत, सारे के सारे लोग पढ़ते हैं, बाइबल है पॉलिटी के लिए। ठीक है, वहीं से सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। आप ये पॉलिटी का लक्ष्मीकांत थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लो, प्लस जो करंट अफेयर में चल रहा होता है ना, कुछ घटनाएं होती हैं वो करंट से ऐड करके आती हैं, तो पूरे साल का आप करंट अफेयर पढ़ लो। ठीक है, तो वहां से सप्लीमेंट होके उसके बाद पॉलिटी का गलत ही नहीं होता है, मेरा लगभग मैक्सिमम सही हो जाता है पॉलिटी का। ठीक है, तो वहां मैं लीड लेता हूँ। और एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये बिल्कुल जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उनमें आप अपनी बढ़त बनाए रखते हो, ठीक है, वो आपके गलत नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको अथॉरिटी मिल जाती है ना कि बाकी वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप थोड़ा गेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास भरोसा होता है ना कि पीछे मेरे क्वेश्चन जो स्टैटिक वाले हैं वो तो ठीक ठाक सही हो गए हैं, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन होना चाहिए था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्या है, कितने कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। जो हम लोग लक्ष्मीकांत अगर पढ़े होंगे ना, ये उसकी समझ लीजिए डिट्टो वहीं से कॉपी हो गई है वो लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए राष्ट्रपति चुना गया है और कुछ समय बाद उसका जो इलेक्शन है वो खत्म कर दिया जाता है, तो उसके पूर्व जो राष्ट्रपति ने जो काम किया है वो क्या खत्म हो जाता है? क्या नहीं हो जाता? वही तो लिखा हुआ है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी, फारसी लैंग्वेज आ गई है लग रहा है, कैन बी पोस्टपोन। हाँ, ये बताइए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो इस आधार पे पोस्टपोन कर देंगे क्या कि कुछ विधानसभाएं उस समय विघटित हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, विघटित है तो विघटित है, जो अभी एग्जिस्टेंट में है ना फिर वहां से चुनाव होगा। ठीक है ना, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल लक्ष्मीकांत की डिट्टो लाइन उठाई गई है। अगला तीसरा, कोई विधायक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित हुई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। कोई विधायक नहीं है, कोई विधान होगा, बिल है। ठीक है, when a bill is presented to the president of India,
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच ही और सी हैज टू डिक्लेयर हिज एक्सेप्ट। ठीक है, ये बताइए, ये भी प्रावधान एक्चुअली नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों ने कभी पढ़ा है क्या कि राष्ट्रपति के पास इतने समय में देना, उसके पास जो बिल जाता है वो आर्टिकल 111 पढ़ा होगा ना, कि कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उस पर अपनी सहमति देता है, अपनी एक्सेंट देता है। ठीक है, तो ये प्रावधान नहीं है, उसके लिए समय सीमा का कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है, और एक ये एलिमिनेशन का या फिर जो गेस करने का ना ये रूल भी होता है कि अगर कहीं ये लिख कर आता है ना कि ये संविधान में इसको प्रिस्क्राइब किया गया है, संविधान में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, तो संविधान में इतना कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो ये तीसरा वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये तो होना ही चाहिए था। सो इसका आंसर क्या होगा? संविधान तो बेसिक में अंदर राष्ट्रपति देनी होती, तीनों गलत है। तो इसका आंसर कितने सही है? कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल बेसिक था। सो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो बेसिक पॉलिटी है ना, या फिर जो बेसिक जितने सब्जेक्ट है ना, वहां हमारी पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगला ये भी बिल्कुल बेसिक था। पॉलिटी से लगभग जितने क्वेश्चन होते हैं ना, करीब हर साल 20-22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें से एटलीस्ट जो 18 क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे आपके रेंज में होते हैं कि जो मतलब अगर ठीक ठाक से पढ़ा है साल भर तो आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, और ये एस दिलाते हैं। ठीक है, इनमें गलत करते हो ना तो समझ लो आप फिर पिछड़ रहे हो। क्यों? आप नहीं कर रहे हो तो आपके जो कम्पीट कर रहा है ना बच्चा, वो तो पढ़ा होगा, तो फिर वहीं आप पिछड़ना शुरू कर देते हो। तो प्लीज ट्राई कीजिए आप लोग ना कि पॉलिटी पे आपकी जो बेसिक कमांड है ना वो ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में जो वित्त विधेयक और जो धन विधेयक है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को, विधायक लिखा है, विधेयक होना चाहिए, सॉरी वो एक्चुअली ना हम लोगों ने गूगल ट्रांसलेट किया है तो कुछ मिस्टेक हो गई है, उसके लिए प्लीज सॉरी। सो उसे उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। आपने पढ़ा है क्या? जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है ना, उसके बारे में जो राज्यसभा की पावर होती है बहुत 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 वो नगण्य होती है। ठीक है ना, जस्ट उसमें वो एक्सटेंड दे सकती है और सुझाव दे सकती है, बाकी ना संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है? व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, और जरा ध्यान दीजिएगा दो टर्म आता है, एक है फाइनेंस बिल और दूसरा होता है एक फाइनेंशियल बिल। ठीक है ना, हिंदी में दोनों का वित्त विधेयक हो गया है। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंस बिल होता है ना वो आपका बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 112 के तहत जो बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, उसके साथ एक हम लोग फाइनेंस बिल पास करवाते हैं। जो फाइनेंस बिल होता है ना वो आपका धन विधेयक ही होता है, और जो फाइनेंशियल बिल होता है ना आर्टिकल 117 के तहत। ठीक है ना, हाँ वो ना लगभग साधारण विधेयक के तहत होता है, उसमें जो राज्यसभा की पावर होती है ना वो बराबर होती है लोकसभा के तहत। ठीक है, लेकिन इसमें बात किसकी हो रही है? फाइनेंस बिल की बात हो रही है। मतलब फाइनेंस बिल भी वो क्या है? बजट के साथ जो प्रस्तुत होता है उसकी बात हो रही थी। ठीक है ना, तो उसमें जो होता है ना राज्यसभा की शक्ति होती है काफी सीमित होती है। तो क्या बोल रहा है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है ना तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित कर सकती है या फिर अस्वीकृत कर सकती है। क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ पावर ही नहीं है। ठीक है, 14 दिन के अंदर पास करके देना होता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, ठीक है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। यस, यही इसका काम है राज्यसभा का, यही कर सकती है। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच सहमति होने, इन द केस ऑफ दिस एग्रीमेंट, असहमति होने पर, ठीक है, अगर बीच में असहमति नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। देख लीजिए वित्त विधेयक कौन सा है, क्योंकि ना अगर फाइनेंशियल बिल होता है आर्टिकल 117 वाला तो उसमें तो ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 112 वाला अगर है ना तो उसमें नहीं हो सकती है। तो उसकी लैंग्वेज क्या है? बट अ ज्वाइंट सीटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल नहीं है भाई, फाइनेंस बिल तो नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो भी
गलत हो जाता है। तो इन तीन में से जो है ना सिर्फ एक वाला स्टेटमेंट जो बी वाला था वो सही था। ठीक है, तो एक बार प्लीज 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 जो एक तो हमारे जो पूरे बजट के प्रावधान है ना उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो धन विधेयक है, वो जो वित्त विधेयक है, वो आगे के लिए बता रहा हूँ। अपनी जो भी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना उसको पुख्ता कर लीजिएगा, सो डेट इन केस अगर फ्यूचर में कोई आता है तो वहां आप गलत ना करो। बिल्कुल बेसिक से उठ कर आ रहा है, जहां पे जो फंसाने वाला है ना, जैसे हम लोग पॉलिटी का पढ़ते हैं तो कुछ ही जगह होती है ना जहां हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से उठ के आ रहा है, तो सतर्क रहिएगा ऐसी चीजों को पढ़ते हुए फ्यूचर के लिए। इजी था वैसे क्वेश्चन ना, काफी इजी था, बेसिक था, तो ये तो होना चाहिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो, ठीक है, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, तो उससे क्या क्या होता है। एक्चुअली वहां पे मेरा जो क्वेश्चन था ना ये वाला गलत हो गया था। ठीक है, मैं बताऊंगा ना आगे, आप लोग इसे सीख कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना समुदाय प्रारक्षित अगर घोषित कर देती है तो उससे फिर क्या होता है, जो राज्य का जो मुख्य वन्य जीव वार्डन होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, वो ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है क्या। एक्चुअली वहां पे ना यही मैं थोड़ा सा गलत कर गया था कि मुझे लगा था कि अगर वो कम्युनिटी को दी जा रही है ना, कम्युनिटी रिजर्व दे रही है, तो उस पर जो अधिकार होना चाहिए वो ग्राम सभा का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो वहां मैं कंफ्यूज कर गया था। बाद में घर आने पे देखा तो जब पता चला कि नहीं, ये जो राज्य का जो मुख्य वन्य जीव वार्डन होता है ना उसको नियंत्रक प्राधिकारी का दर्जा दिया जाता है, उसको ये अधिकार दिया जाता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट मेरा गलत गया था, बट अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज। यस, ठीक है, जैसे मान लो अभी सोचो यार कम्युनिटी रिजर्व है, आप किसी को शिकार की अनुमति तो नहीं दोगे ना, तो जाहिर सी बात है क्या बोल रहा है कि हंटिंग इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया। पक्का ये दूसरा वाला सही है, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। यस, ठीक है, काफी मॉडरेट बोल रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है कि कुछ भी काट लेंगे, सिर्फ बोल रहा है कि जो नॉन टिम्बर वाले हैं ना, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और सोचो जो जनजातियां होती हैं जो हमारे अक्सर जो जंगलों के जो आसपास जो होती है ना वो ट्राइब्स रहती हैं, और ट्राइब्स के लिए ये थोड़ा सा छूट मिली हुई है कि वो जो फसल से जो गैर लकड़ी वाले उत्पाद होते हैं ना, जो गैर इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद होते हैं ना, पत्ते वत्ते, फूल फल कंदमूल, इनको इकट्ठा करने की उनकी अनुमति होती है। तो बेसिक था, ये तो होना चाहिए था ना। तो तीसरा वाला बहुत बहुत सामान्य सी बात बोल रहा है, सही है। चौथा देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। अलाउड, अनुमति होती है, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। ठीक है, आप बताइए, जैसे साउंड तो कर रहा है ना कि अनुमति होती है, लेकिन ये बताइए जो पारंपरिक कृषि प्रथाएं होती है ना, आप बताइए क्या उसमें झूम भी तो आता है ना, तो झूम को अलाउ करोगे क्या? नहीं करेंगे ना, तो ठीक है, यही वाला ऑप्शन गलत था। बाकी लगभग तीनों का तीनों सही था, बट मेरा ये क्वेश्चन गलत गया था। आई थिंक मैंने ना सिर्फ पहले वाले को गलत माना था कि पहला वाला तो नहीं होना चाहिए, और बाकी मैंने सारा का सारा सही मान लिया था वहां पे। ठीक है, तो ये थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन गलत हुआ, डजंट मैटर। ठीक है, आगे नहीं गलत होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, जो वनों के संरक्षण या फिर वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए ना हमारे देश में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे नेशनल पार्क्स का गठन हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उसके बाद जो एक्ट बना हुआ है हमारा ना, कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, और इसी की तरह से ना इसको अमेंड करके 2000 के आसपास जो है ना वो कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व का प्रावधान किया गया था। तो ये जितने प्रावधान है ना उसके एक बार अपनी कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं मिले बुक में तो गूगल कर लीजिएगा, बट सारा का सारा कर लीजिए थोड़ा डीप जाके। जैसे ये वाला एक्ट है, ठीक है, इसके बारे में डीप पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बारे में डीप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो फिर 2002 में इसका अमेंडमेंट किया गया है उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लीजिएगा, तो फिर आगे जो क्वेश्चन होंगे ना वो इजीली डील हो जाएंगे। मतलब मैंने इसको किया था अपने तरफ से गूगल करके किया था कि
जो कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं ना उसके क्या क्या प्रावधान होते हैं, बट वहां पे थोड़ा सा जाके गलत हो गया था। तो इस बारे में अगर इन सबको आप गूगल कर लेते हो ना, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन तो आएगा, नेक्स्ट ईयर में तो क्वेश्चन आएगा इन्हीं थीम पे, तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, मैंने जो लगाया था ना, इसका आंसर लगाया था 3, केवल 2 लगाया था, आई थिंक तीसरा चौथा भी मैंने गलत मार लिया था। ठीक है, बट इसका आंसर क्या है कि सिर्फ 1 और 1 गलत है, बाद में देखने पे पता चला, कोचिंग वाले बोल रहे थे ना कि सिर्फ 1, ये जो चौथा वाला है वही गलत है, बाकी 3 सही था। ठीक, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती तो हो जाता थोड़ा सा। ओके, 39 हो गया। नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्या हो गया? 39 नहीं हुआ ना, 38 तो हुआ है। 38। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं ना शेड्यूल 5। ठीक है, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 5वीं अनुसूची से क्वेश्चन उठ के आया और हर साल इस थीम पे क्वेश्चन पूछता है। जो ट्राइब्स के लिए जितने भी प्रावधान है ना, ठीक है, तो आपके शेड्यूल 5 का प्रावधान किया गया है, शेड्यूल 6 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उनका जो वन अधिकार संरक्षण अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला जो है ना, वो 2005 का आई थिंक, ठीक है, उससे क्वेश्चन उठ के आता है हर साल। तो लगभग ये भी थीम है कि जो हमारे जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो अगर विशेष प्रावधान है तो उनके बारे में थोड़ा सा सचेत होकर पढ़िएगा, हर साल क्वेश्चन इससे आता है। तो बेसिक पॉलिटी से क्वेश्चन था। ठीक है, कि भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। और विद इन स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस ड्यू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बेसिक लाइन थी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 244 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, यही होता है कि किसी एरिया को अगर अनुसूचित क्षेत्र होता है ना तो उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी होती है। ठीक है ना, बहुत बेसिक था, होना चाहिए था। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ब्लॉक में गांव का समूह होता है। वहां पे मेरा ये गलत गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो मुझे पता था, ठीक है, इस पे तो श्योर था। ठीक है, यहाँ मेरी गलत हो गई थी कि मुझे लगा था ना कि जो सबसे छोटी इकाई होगी ना वो ब्लॉक ना होके क्या होती है, विलेज होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे पढ़ते हैं ना तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे निचले पायदान पे क्या होती है, शुरुआत तो हमारे गांव से होती है। तो मैंने सोचा था कि क्या पता यार गांव होगी, ठीक है, ब्लॉक नहीं पता था मुझे। ठीक है, तो ये मेरा वहां पे गलत हो गया था, बशर्ते ये अभी सही है। ठीक है ना, स्टेटमेंट अब सही है। ठीक है, तो मेरा वहां गलत हो गया था। तीसरा, ये वाला तो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, आपको आना चाहिए था कि जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से यह अपेक्षित होता है क्या कि वह राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, उससे ये अपेक्षा की जाती है ना कि वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन हर वर्ष प्रेषित करे। ठीक है, तो ये तो स्टैटिक था, मतलब बेसिक था बिल्कुल, ये तो होना चाहिए था। मेरा यहाँ वाला गलत गया था। ठीक है ना, वो सही है। ठीक है, तो इसमें कितने आंसर सही हो जाएंगे, केवल 2। ठीक है, सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट जो था वो गलत था। वहां पे मैंने क्या लगाया था, मैंने सिर्फ 1 लगाया था, मैंने दूसरे वाले को भी गलत कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, तो फिर भी लेकिन ये बेसिक था। ठीक है, गलत हो गया वो बात नहीं है, लेकिन जो अब ट्राइब्स के लिए जितने प्रावधान है ना उन पे आप अपनी पकड़ मजबूत बना लीजिएगा। तो जो शेड्यूल 5 है जरा उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो जो उसमें प्रावधान किए गए हैं। शेड्यूल 6 का जो जो प्रावधान किया गया है उनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णय में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई जो आरक्षण नीतियां होती हैं प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 35 द्वारा सीमित होंगी। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। हम लोग बोलते हैं ना आर्टिकल 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, लेकिन साथ में आर्टिकल 335 बोलता है कि इससे जो प्रशासन की दक्षता होती है ना वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये कौन सा इंदिरा साहनीवाद पढ़े हम लोग, इंदिरा साहनीवाद, एम नाग राजवाद। ठीक है, इन सब वादों में ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था,
होना चाहिए था, स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। ठीक है ना, कि आप आरक्षण तो दो लेकिन उससे जो प्रशासन की दक्षता है ना वो नहीं होनी चाहिए। जैसे 2-3 टर्म बोले थे ना कि एक तो प्रशासन की दक्षता नहीं प्रभावित होनी चाहिए, अगला ये चेक करना चाहिए ना कि जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, तो ये सब था और न्यूज में अक्सर रहता है। ठीक है ना, तो ये तो होना चाहिए था। दूसरा कथन 2 क्या बोल रहा है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 335 है प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं होता है। और याद रखिए जो ये एलिमिनेशन की ना एक टेक्निक है, ठीक है, ट्रिक है, क्या कि अगर ऐसे कुछ लिख के आए ना कि ये जो टर्म है संविधान में बिल्कुल परिभाषित किया गया है, यूपीएससी पिछले 4-5 साल में ना इस थीम पे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे पूछ रखा था ना कि लाभ का पद जो है ना वो परिभाषित है कि नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो संविधान में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया होगा। अगर ये लिख के बोल रहा है ना कि ये टर्म जो है संविधान में बिल्कुल परिभाषित है तो वो गलत होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कथन 1 बिल्कुल सही है और कथन 2 तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। तो यहां से जो ये वाला अगर रहेगा ना इसको आज जो हम लोग एलिमिनेशन वाला बोल रहे थे उसमें एक टर्म नोट कर लीजिएगा आप लोग कि अगर कुछ इसमें लिखता है डिफाइंस, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। ठीक है, तो अगर ये लिख के आता है ना कि डिफाइंस द टर्म, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करता है, ठीक है, तो उस पर जरा सतर्क हो जाइएगा आप लोग, क्योंकि संविधान में ना इतना कुछ डिटेल में नहीं दिया होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। बेसिक क्वेश्चन था ना, ये तो होना चाहिए था, इजी था। अगला यप, यहाँ आती है ना एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बोला था ना कि कुछ सब्जेक्ट में आपकी एनसीईआरटी थोड़ी अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी है वो आप अच्छे से कीजिएगा, और ज्योग्राफी, ठीक है। और हिस्ट्री में भी खासकर से जो आपकी एंशिएंट वाली है, एंशिएंट और मेडिएवल, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न के लिए हमारे पास अच्छी बुक है, वो आपकी स्पेक्ट्रम है ना, मोर देन इनफ है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जो एंशिएंट है और मेडिएवल है, इनसे क्वेश्चन जो लिखे होते हैं ना उनसे कम जो वहां जो फिगर वगैरह बने होते हैं ना वहां से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे और हर साल मैंने देखा हुआ है, लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आया था कि अशोका के जो वो मेजर स्क्रिप्ट्स वगैरह है ना वो कहाँ थे, वो बिल्कुल मैप से क्वेश्चन था। और ये भी बिल्कुल मैप से उठ के आया है। सिंपल सा पूछ रहा है कि धानिकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी खोलोगे ना, इस वाला आई थिंक मेडिवल में है या फिर एंशिएंट में है, एंशिएंट में था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा आपको, यहीं पे धानिकटक है, ठीक है, धानिकटक सही था मेरा, वहां पे इजी होना था, ठीक होना चाहिए था। आंध्रा एलिमिनेट भी करते ना कि देखो मैंने धानिकट सुन रखा था, मतलब मेरे तो सबकॉन्शियस में था कि ये कहीं ना कहीं जो है ना ईस्टर्न कोस्ट पे था। अब ये ऊपर था कि नीचे था, यही मेरा डाउट हो रहा था। ठीक है, तो मैं 2 में ऑप्शन में था, या तो कलिंगा होगा या फिर आंध्रा होगा। ठीक है, गांधार मैंने काट दिया था क्योंकि गांधार इस रीजन में था और मेरे दिमाग में ना कि इस रीजन में तो नहीं है, पक्का नहीं था। मगध में भी रहता तो मुझे पता होता, क्योंकि यहाँ तो 2 में पढ़ रखा था ठीक ठाक। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ना कहीं ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे। आंध्रा मैंने लिया था और आंध्रा मेरा सही था, ठीक है ना। लेकिन ये सोर्स कहाँ पे है इसका, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा भी नहीं उससे भी पहले चली जाइए। ठीक है, पाषाण युग में भी बहुत सारे ऐसे ना वो साइट्स हैं जो मैप के थ्रू बनी हुई है कि यहाँ यहाँ ये साइट मिली हुई है, तो वहां से लेके, ठीक है, पूरा जब तक मेडिवल खत्म नहीं होता ना वहां तक अगर मेडिवल का आप ना पूरा मॉडर्न कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न में भी वो जो अंग्रेजों का जो आगमन है ना, यूरोपियों का आगमन, उनकी कुछ कुछ बस्तियां वाली वहां तक मैप बना हुआ है। तो जो एटलीस्ट मैप वर्क है ना, एक दिन पूरा दिन लगाइए आप लोग, और जो आपका मैप वर्क है ना उसको पूरा दिमाग में भर लीजिए कि ये मैप किस लिए बना हुआ है, उसकी लोकेशन किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करोगे ना तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना वो तो आप इजिली डील कर लोगे। ठीक है, तो ये तो रही इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो थोड़ा टफ भी था लेकिन ईजी भी था, क्योंकि ना दो था। एनसीईआरटी आपने की होती ना तो आपका आंसर हो सकता था 2 नंबर फ्री में। ठीक है, और हाँ, आज ये बौद्ध केंद्र पूछा है ना, तो बौद्ध केंद्र है तो फिर आप जैन वाला भी पढ़ लेना, दूसरे बौद्ध केंद्र है वो जरा देख लेना, अशोका की कुछ साइट्स है ना वो वाला देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी को गो थ्रू करना, मतलब मैप वाला जो पोर्शन है जरा ध्यान से पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि एनसीईआरटी के लिए, सॉरी हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं क्या है, जो बस नोट्स उठा लेंगे, किसी का कोचिंग का नोट्स हो लेंगे, और नोट्स में सिर्फ टर्म्स लिखे होते हैं। ठीक है, ऐसे पिक्चर वाला नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारी जो पिक्चर मेमोरी होती है ना थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस में जाके फीड हो जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ना कि आप लोग अगर एंशिएंट और मेडिवल कर रहे हो ना, प्लीज 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 उसके लिए एनसीईआरटी पे जाना। ठीक है,
ये भी इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्तूप की संकल्पना है ना, वो मूलतः बौद्ध संकल्पना है। जरा दो वर्ड देखिएगा आप लोग। बौद्ध संकल्पना तो है, हम लोग जानते हैं ना कि हाँ, बौद्धों के लिए बहुत सारे स्तूप बने हुए थे जगह जगह पे, ठीक है, लेकिन क्या ये मूलतः है क्या? ठीक है, ये जो मूलतः वाला है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा बुद्धिस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं, ठीक है, ओरिजिन में बुद्धिस्ट नहीं थी, ये इसके पहले भी अस्तित्व में थी, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, बाकी दोनों सही था कि स्तूप जो होते हैं ना, आमतौर अवशेषों का निक्षेपागार होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बुद्ध धर्म से जो रिलेटेड जो महापुरुष होते हैं ना, उनके जो अवशेष होते हैं, उनके जो प्रयोग की गई वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग उसके ऊपर ढेर बना के हर्मिका में रख के और उसको एक स्तूप बना देते हैं और वो पूजार्थक स्थल बन जाता है। तो ये तो इजी था कि हाँ, जो स्तूप होते हैं वो आम तौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होते हैं, ठीक है। जनरली वैसे भी मॉडरेट साउंड कर रहा था और होना चाहिए था। दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि जो बौद्ध परंपरा में जो स्तूप होते हैं ना, वो एक स्मारक होते हैं। स्तूपा वाज अ votive एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट संकल्प अर्पित, ठीक है, सॉरी, इसलिए वो ट्रांसलेट किया है ना, तो उसकी वजह से इश्यू है, सॉरी, ठीक है। इसका क्या था? बौद्ध परंपरा में जो स्तूप होते हैं वो एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो यस, होती है, ठीक है। और हाँ, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। आप जब एंशिएंट वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एक बिल्कुल ऐसे बॉक्स में बंद करके पूरा सेम सेम ऐसे 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 लिखा हुआ, तो तीनों स्टेटमेंट वहां पे डिट्टो कॉपी हुई थी, ठीक है। तो एक अभी जो मैंने बोला ना, एनसीईआरटी में आप मैप टू मैप कीजिएगा, साथ में बिल्कुल वो लिखता है ना कि फैक्ट टू नो, ठीक है, इसे भी जानो, वो बिल्कुल बॉक्स बना के देखते हैं, तो जो वो यूनिक फैक्ट ही वहां पे लिखा होता है, तो उसको ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था, ठीक है। और थीम क्या है इसकी? हर साल जो है ना, यूपीएससी के क्वेश्चन में बौद्ध और जैन अल्टरनेट करके कुछ ना कुछ तो पूछता रहता है, ठीक है। तो बौद्धों के बारे में आप जो कुछ भी है पूरा उनके ओरिजिन से लेके टिल एंड तक सब कुछ आप जान, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जानते रहिए थोड़ा डीप में जाके, क्योंकि इन सब क्वेश्चन ना बड़ा डीप जाके पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हमारी सिर्फ टेक्स्ट है वहीं से नहीं, आप गूगल कर लीजिए, कहीं से किसी यूनिवर्सिटी की अगर मटेरियल मिल जाए ना, तो वहां से आप कर लीजिए, लेकिन इन दो के बारे में अपनी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, वो बिल्कुल पुख्ता रखिएगा, ठीक है। आगे वाले आने वाले क्वेश्चन है वो आपसे इजिली डील हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? पहला वाला गलत था, बाकी दो आपके सही थे, तो इसका आंसर बी हो गया। और यहाँ से आप ये सीख सकते हो कि आगे के लिए आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था ये भी। थीम रिपीट हुई है, साथ ही साथ एनसीईआरटी जो बोल रहा था ना अभी, एनसीईआरटी क्या पूछ रहा है? प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात है? आई थिंक ये जस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुम्पुहार या फिर मुचिरी, दोनों में से पीछे टर्म आ चुका है। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्या थी? पोर्ट सिटी। सोचना भी नहीं था, जिन्होंने पीछे पढ़ रखा था ना, एनालाइज कर रखा था या एनसीईआरटी देख रखी थी, वो सारी की सारी क्या थी? पोर्ट सिटी थी। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी की समझ हो गई, ठीक है। आगे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देख लेंगे कि पूरा, ठीक है, एंशिएंट से लेके अब तक हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम दूसरा क्या कर सकते हैं? राजधानी नगर पूछ रहा है ना, तो जितने प्रमुख राजवंश रहे हैं, ठीक है, जितने प्रमुख राजवंश रहे हैं उनकी कैपिटल क्या क्या रही है? चोल की क्या कैपिटल रही है, चेर की क्या कैपिटल रही है, ठीक है, पांड्य की क्या कैपिटल रही है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इवन जो छोटे छोटे साम्राज्य भी हुए ना, उनकी कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन अब डीप में जा रहा है, तो और एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन दबा के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको जरा सर्च कर लें, इस पे जरा अपना ध्यान लगा लें, ठीक है। ये वाली भी चेक कर सकते हैं आगे कि कुछ अगर लौ इस्पात निर्माण का केंद्र था वो कौन था, ठीक है। बौद्धों का तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कौन कौन से स्तूप कहाँ थे, उसके बारे में जो बात की ना, साथ में क्या लिखा है? जैन तीर्थंकरों के चैत, ठीक है। और अभी वो जैनिज्म न्यूज में भी था, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है ना, जो जहां भी लिखा हुआ है, उसको हम लोग एक बार पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था। आगे के लिए की टेकअवे क्या हो सकता है कि इन सब चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए आगे के लिए। 44वां काफी टफ क्वेश्चन था, मैंने इसको छोड़ दिया था, हवा ही नहीं लग रही थी, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था,
निम्नलिखित में से कौन संगम कविताओं में यथावर्णित वट कीरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ठीक है, मेडिवल से क्वेश्चन था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो मैंने इसमें गेस नहीं लिया। जैसे मैंने 93 किए थे ना, तो एक क्वेश्चन ये भी छोड़ा था मैंने। ठीक है, इसका आंसर वैसे क्या था, ये वाला, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, बिल्कुल जिसमें हवा ना लगे ना, जिसमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है ना फिर वो आपको निगेटिव देके जाएगा, तो फिर फायदा तो है नहीं। ठीक है, गैस उसमें लेना होता है ना जहां से आपको हिंट मिल रही हो, आपने 2 एलिमिनेट कर दिया हो, तो फिर आपके चांस होते हैं ना कि आप 50-50 ले सकते हो। ठीक है, अब जिसमें बिल्कुल चारों में से चारों आपको ब्लैंक दिख रहा है, तो फिर छोड़ देना है इसमें। ठीक है, अल्टीमेटली आपको 100 नंबर ही तो लेकर आना है, 100 भी लेकर नहीं आने। अगर पेपर टफ आ रहा है, मतलब ऐसे पेपर टफ आएगा ना, तो उसकी कट ऑफ आपकी 85 में जा रही है। ठीक है, तो बस वही काम कीजिए आप लोग की जो बेसिक वाले क्वेश्चन है ना, जो बिल्कुल लो हैंगिंग इजी वाले हैं, वहां गलत मत कीजिएगा। उसके बाद तो फिर आपके पास वो होता है, अथॉरिटी मिल जाती है कि थोड़ा गेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, आंसर वैसे इसका ये वाला था। ठीक है, कोई लॉजिक भी नहीं था, अगर लॉजिक लगता ना तो मैं वहां कर लेता था, लॉजिक नहीं लगा था तो फिर छोड़ दिया था। ये भी छोड़ रखा था, सोचिए लगातार 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था। ठीक है, क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना था और इनमें से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी में स्थापित किए थे। ठीक है, जरा देखिएगा, होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादवा। जैसे हम लोग नाम सुनते हैं ना, और नाम सुन के फिर निकल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 पिछली बार भी शायद ऐसे कुछ पूछा था, और इस बार भी सोचिए पूछ रहा है। क्वेश्चन भी क्या है कि 8वीं शताब्दी में किसने स्थापित किए थे, नहीं पता था, बस नाम मैंने सुन रखा था कि हाँ इनकी कैपिटल ये है, साम्राज्य का क्षेत्र ये था, बस मैंने इतना पढ़ रखा था, इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ा था। ठीक है, मैंने छोड़ दिया, रिस्क नहीं लिया था बिल्कुल, आप लोग भी ऐसे कीजिए। लेकिन अब आगे के लिए हम लोग सीख क्या सकते हैं? ठीक है, देखिए सीख ये है ना कि एंशिएंट और मेडिवल क्वेश्चन अब ठीक ठाक नंबर में पूछ रहे हैं और थोड़ा डीप में जाके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ये जो छोटे छोटे राजवंश है, ठीक है, इनके बारे में अब हम लोग आगे से पढ़ लेंगे। एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेंगे ना कि इनके संस्थापक कौन थे। ठीक है, इनका काल कौन सा था, ठीक है, इनका क्षेत्र कौन था, और इनकी राजधानी कौन थी, और इन सारे वंशों में कोई प्रमुख शासक हुआ है क्या, ये वाला। जैसे मैं अभी आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, तो मैं ये काम करूंगा, एक राजवंश उठाऊंगा होयसल, देखूंगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, किस शासनकाल, मतलब इसका टाइम पीरियड कौन सा था, ठीक है, किस रीजन में था, क्योंकि रीजन बड़ा हेल्प करता है ना, आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ इस वाले रीजन में है तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ऐसे करके गैस में काम करता है। तो किस क्षेत्र में इसका शासन था ये मैं देख लूंगा, उसकी कैपिटल सिटी कौन थी। ठीक है, और हो सकता है ना कि कुछ जो उसके शासक होते हैं, ये वाला आगे दिखाऊंगा आपकी क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, तो कुछ जो शासक होते हैं ना, जो कुछ प्रमुख काम करते हैं, थोड़ा सा वो उनका इतिहास में नाम दर्ज होता है, तो उनके कार्यों के बारे में पढ़ लूंगा। तो इतना आप कम कर लोगे ना, तो ये जो छोटे छोटे राजवंश वाले आ रहे हैं ना, क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हो। वैसे टफ क्वेश्चन बनेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एंशिएंट और मेडिवल है ना, अब थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए। पहले लोग क्या होता था कि छोड़ के चले जाते थे, ठीक है, अब छोड़ने का नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बुक से उठ के आ रहे हैं तो इजी ही है, पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें काम करना था। या इजी क्वेश्चन था, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन कौन ये साहित्यकार हैं और इनके कौन कौन से लेखक हैं। ठीक है, थीम रिपीट हुई है, क्योंकि ना जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो ये वाला तो पक्का पढ़ते हैं ना कि जो प्रसिद्ध बुक है और उनके ऑथर कौन है। ठीक है, उस बेसिस पे इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। जो देवी चंद्रगुप्त है उसे बिल्हड़ ने लिखा है क्या? नहीं, बिल्हड़ नहीं, शायद कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन थे? कल्हड़ थे। हमीर महाकाव्य जो था वो नयचंद्र सूर्य ने लिखा है, फैक्ट है, सही था। ठीक है, मिलिंद पन्हो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो मिलिंद पन्ह ना, ये पन्हो था, मिलिंद पन्हो जो है ना, वो नागार्जुन ने नहीं लिखा था, नाम देखिए बिल्कुल मैच कर रहा था, नागार्जुन ने नहीं लिखा था, ये नागसेन ने लिखा। ठीक है, तो नागसेन और मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप हुआ था ना, तो इसको इन्होंने लिखा था। ठीक है, नागसेन और इसने। और अगला तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला गलत हुआ आपका, ये वाला गलत हुआ। और जो ये नीति वाक्यामृतम है ना, सोमदेव सूर्य ने लिखा था, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा आपने पढ़ रखा है तो उस हिसाब से इजी था, नहीं पढ़ रखा है तो टफ था, मेरा सही गया था। ठीक है, ये तो हो गया कि वहां पे कैसे करते हैं। अगला आप आगे क्या कर सकते हो, तो आई थिंक अगर हम लोग बुक पढ़ते हैं ना,
जो अगर इतिहास की कुछ बुक पढ़ते हैं तो एक पूरा चैप्टर ही आता है, उस पर पूरा सारे के सारे जो लेखक उनकी बुक होती है और उनके लेखक होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जरा इस थीम पे इम्पोर्टेंट अच्छे से पढ़ लेंगे, वहां से हो जाएगा। ठीक है। और अगला जो सल्तनत काल है अपनी ना, सल्तनत और मुगल वाला, ठीक है, उस दौरान भी कुछ विदेशी शासक विदेशी जो पोएट रचनाकार आए थे ना, उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा है ना तो अगली बार यहाँ वाला तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, जो अपना मध्यकाल वाले में है ना वहां पे कर लेंगे, क्योंकि सल्तनत काल में ना वो शासकों के साथ वो आते थे, जो पोएट आते थे ना वो आते थे और वो बुक लिखते थे। तो वहां हम लोग क्या करेंगे कि उनकी प्रमुख बुक का नाम क्या है वो, प्लस उनकी लैंग्वेज जरा देख लेना, क्योंकि सीएपीएफ में ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये पर्टिकुलर रचनाकार है उनकी बुक जो है ये है, तो उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि उसमें देखो दो तुर्की भी थी और फारसी भी थी और अरबी थी। ठीक है ना। तो अब इन तीनों में से क्या क्या है वो जरा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये मेडिवल में करेंगे। मेडिवल के लिए जो रचनाकार है उनकी प्लस उनकी लैंग्वेज, ये यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, कह सकते हैं इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के आया है, थीम रिपीट हुई है, हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं ना, और जरा आत्मा में जीव जंतुओं के मतलब दयालुत्व का भाव किसमें दिखाई देता है, वो जैनिज्म के बारे में देख लीजिए। क्या बोला है, आत्मा जो है ना वो केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जल धाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। ठीक है, इतना उदार, ठीक है, इतना उदार धर्म कौन सा अपना है, जैन। ठीक है ना, वो कण कण में देखती है कि सब में जीव होता है, तो इसलिए देखे ना उतना वो बच बच के चलते हैं लोग। ठीक है, तो जैन परम था। ठीक है, कॉन्सेप्ट था, कंसेप्चुअल था, बिल्कुल बेसिक था, होना चाहिए था, इजी था ना ये तो। ठीक है, लेकिन देखिए अगर ये यहाँ पे मेंशन हो गया, ये यहाँ पे मेंशन हो गया ना, अगली बार के लिए आपको क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, आप बौद्ध परंपरा के बारे में जाइए कि उनकी मान्यताएं क्या होती हैं, जैन परंपरा के बारे में जाइए उनकी मान्यताएं क्या होती हैं, शैव परंपरा के बारे में जाइए उनकी मान्यताएं क्या होती हैं, वैष्णव के बारे में जाइए उनकी मान्यताएं क्या होती हैं। ये चारों आप आगे के लिए थीम तैयार कर लोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब देख के ही मार लेना था कि ये तो इसका आंसर ये होगा। यप, हर साल क्वेश्चन पूछता है, ये कह सकते हो कि थीम रिपीट हुई है। ठीक है, जहां भी आप लोग मेडिवल स्टार्ट करते हो ना, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, और उनके जो प्रमुख शासक है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बस वही रिपीट हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य में से कौन सा शासक था जो तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था। ठीक है, बस यही था। तो किसने बनवाया था भाई, देवराय प्रथम। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते थे क्या, मैंने किया था, क्योंकि ना मुझे इतना डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ रखा था, जैसे मैंने इसके बारे में मेजर मेजर पढ़ रखा था, और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, समाज उनके बारे में पढ़ रखा था, बट ना ऐसे शासकों के बारे में नहीं पढ़ सकता कि किस शासक ने कौन कौन से काम करवाए थे। लेकिन मुझे इतना पता था कि जो ये देवराय प्रथम है ना, वो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रतापी शासक हुआ था, थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, तो मैंने गेस किया था कि हाँ इनका होना चाहिए, और लकीली ये सही था। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई कि हम जो ये साम्राज्य है ना, बहमनी साम्राज्य हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब जो थीम चेंज हो रही है ना, ये हो रही है कि शासकों के बारे में पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर शासक ने कुछ क्या इंपॉर्टेंट काम करवाए थे क्या। तो अब जो इंपॉर्टेंट राजवंश है ना, उनके शासकों के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर तो देवराय था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था। सेम देखिए, फिर वही जो मैंने बोला ना कि शासकों के बारे में पूछ रहा है, ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किसी एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे, क्योंकि देखिए ना, एक तो गुजरात का शासनकाल था और इसमें से पूछ रहा है कि किन शासक के बारे में था, तो इतना तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो अब रिस्क नहीं ले सकता था ना, कोई हिंट भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहां पे गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था इसका आंसर। ऐसा ही करना होगा। ठीक है, जहां आपको हवा ना लगे प्लीज आप उसको छोड़ देना, बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। खासकर से जो ऐसे वन लाइनर वाले आते हैं ना, यही टफ होते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपका वर्ड भी नहीं पकड़ सकते हो। जो स्टेटमेंट होता है, 4-5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, वहां पे एलिमिनेशन वर्क करता है, थोड़ा गेस वर्क करता है। तो या तो क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। आगे के लिए आप क्या कर सकते हो, आगे के लिए यही कर सकते हो कि ना अब ना
जब पढ़ने जाओ तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि किस शासक ने, अगर कोई प्रमुख शासक हुआ है ना किसी राजवंश का, तो उसने कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम किए हैं तो उसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसके शासनकाल में ये प्रमुख घटना हुई थी, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आई थिंक ना ये सी वाला आंसर था, बहादुर शाह 49। इसका आंसर 49 था। ठीक है, बट लेकिन देखिए कोई गेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं होता कि हम लोग पढ़ते भी हैं, आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, सो छोड़ सकते थे, आगे के लिए क्या कर सकते हो, आगे के लिए आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। और साथ ही साथ एक टी का भी ये है, इधर देखिए, पिछले साल भी ये वाला क्वेश्चन आया था ना कि पुर्तगालियों को किसने साम्राज्य अपना दिया था, किसने क्षेत्र अपना दिया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, और हर साल ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये से, यूरोपियों का भारत आगमन, ये वाला इतिहास का, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है ना, तो उसमें जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो पुर्तगाल, ठीक है, आपका ब्रिटिश, ठीक है, और फ्रांसीसी, इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। इनके बीच में छोटी छोटी घटनाएं जितनी भी हुई ना, इन्होंने इनसे ये वाला क्षेत्र विजिट किया, इनसे ये वाली संधि हुई, तो ये वाला जो चैप्टर है ना, पहला वाला चैप्टर काफी नेग्लेक्टेड होता है, थोड़ा फैक्चुअल है ना, कि क्या घटना क्या क्या हुई थी, कहाँ कहाँ पे क्या किया था, उसको जरा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हर साल रिपीट कर रहा है, पिछली बार भी रिपीट किया था, मैंने देखा था, और इस बार भी रिपीट किया, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आया ना कि पुर्तगालियों को दीव सुपुर्द कर दिया गया था, तो वहां से क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो ये वाला चैप्टर ना जरा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ध्यान लोग कम देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, तो ये आगे वाले के लिए क्वेश्चन है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, अगर जो लोग भी पढ़ते होंगे ना, इजी ही होगा उनके लिए। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, अब सब लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग भारत में पढ़ते हैं ना, तो ये पॉलिटी में भी आता है, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक विकास। ठीक है, तो भारत में जो संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, वो 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट था, वहां से स्टार्ट करते हैं, और 1947 तक हम लोग पढ़ते हैं ना, एक कंपनी के शासन में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो ताज के शासन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें ये वाला हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंपल सी बात है यार, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, बच्चे से भी बोले होगे ना कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, विलियम बेंटिंक था। कौन से एक्ट के माध्यम से हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ था। ठीक है, ऐसी कोई बिल्कुल छोटी सी घटना नहीं है कि जो आपको नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ा फैक्ट है, सब लोग पढ़ते हैं कि 1833 में यही वाला मेजर चेंज किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसको चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया गया था कि अब वो भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, जो सेंट्रलाइजेशन था ना, वो बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच गया था, केंद्रीकरण। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर था बिल्कुल ईजी था। आगे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आगे के लिए यही कर सकते हैं कि ये वाला जो संवैधानिक विकास है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है, 1813 से आ जाता है, या फिर पिट्स वाले इंडिया एक्ट से आ सकता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये जो संवैधानिक विकास वाला है ना, थोड़ा सा कौन टफ पड़ता है। ठीक है, तो आप ये वाला चैप्टर पूरा कर सकते हो, आगे क्वेश्चन पक्का आएगा। पीछे उठा के देखिए, हर साल रिपीट करता है, तो इस बार भी करेगा ही करेगा आगे। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोगों ने ना 25 से लेकर 50 तक किया गया है, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उसके आगे का करेंगे। ठीक है, थैंक यू।